नमस्कार। धूमिल पांडुलिपि में आप सबका स्वागत है। भूली बिसरी कहानी में आज सुनिए भाभी उपन्यास का चौथा अध्याय। इसके पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। बड़े भैया नौकर हो गए। इस पर भैया देवधर और छोटी भाभी, मझले भैया और मोहल्ले टोले वाले सबको बुरा लगा। कई लोगों ने उन्हें समझाया। मझले भैया ने तो बार बार कहा, पर भी कब माने। मैंने कुछ कहा तो नहीं, पर उनकी अवस्था देखकर मुझे उनका यह कार्य उचित नहीं लगा। तो भी ना जाने क्यों उन्होंने अपने आप को इस नए रास्ते पर डाल दिया। उन्होंने सबको अपनी बातों के आगे निरुत्तर कर दिया। वे कहने लगे, जीवन को स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें भी परिवर्तन की आवश्यकता है। एक रास्ता में स्वाद कहाँ है, मैं यह अनुभव कर चुका हूँ। एकांत में बैठकर भाभी ने पूछा, परंतु यह नौकरी निभेगी कैसे? इतनी दूर चलकर जाना और फिर लौट आना हो सकेगा? क्यों ना हो सकेगा? जीवन को किसी न किसी उपयोग में तो लगाना ही है। श्रीधर की चिंता है, सो मैंने तय कर लिया है। रही बीनू, सो वह कितने दिन की। कहकर वे मौन हो गए। भाभी को उनके संकेत समझ में न आए। उन्होंने जिज्ञासा से कहा, क्या कहते हो? भैया, यही कह रहा हूँ कि आने जाने की अड़चन से छुटकारा पाने के लिए और यूं भी श्रीधर के लिए बहू लाकर उसकी गृहस्थी तो जुटा देना जरूरी है। भाभी ने सिर्फ यही उत्तर दिया। भैया, तब तक हम लोग यहीं हैं, उसके बाद आने जाने का सवाल हल हुआ समझो। वहीं चलकर रहेंगे। एक घर देवधर ने संभाल लिया, दूसरा श्रीधर पर छोड़कर निश्चिंत हो जाएंगे। परंतु इस खटराक की आवश्यकता क्यों है? भाभी बोली। भैया, तुम्ही लोगों के लिए। भाभी इससे कुछ कर्कश होकर बोली, ऐसा ही है तो मेरी फिक्र है, मेरे लिए ही सब काम होते हैं। भैया, पराई रोटी और किसे चुपती है? मैं तो अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम को मानने वाला हूँ। जीवन निठल्लेपन से ही गुजार दिया। भाभी, भगवान ने ही मुझे ही तो तुम्हारी तरह सुबुद्धि दी होती। भैया, हाँ दी होती तो मुझे इसकी जरूरत ही ना पड़ती। तो फिर मैं ही सब संकट की जड़ हूँ। मैंने तुम सबका क्या बिगाड़ा है? क्यों नाहक मेरे पीछे पड़े हो? जहाँ जिसकी इच्छा हो रहे, जो जिसके जी में आए करो, मुझे व्यर्थ में लपेटते क्यों हो? कहकर भाभी फफक फफक कर रोने लगी। भैया, ये दोष देना नहीं है। तुमने एक अवांछित स्थिति से मेरा उद्धार किया है। मैं भला क्या उद्धार करूंगी? नहीं, सच तुमने मुझे उस बात के लिए चेताया जब मैं जीवन भी उसे भूले जा रहा था। व्यर्थ बातें न बनाओ। अगर मेरे सर्वस्व त्याग से तुम्हारे अजगर बने रहने की असंभावना हो तो मैं तुम सब लोगों के मार्ग से हट जाऊंगी। भाभी आंचल में मुंह छिपा कर जाने का उद्यत हुई, तभी भैया ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया और कहा, तुम्हारा यही आचरण मेरे लिए असहनीय उठता है। आग लगाकर तुम उसे बुझाने को दौड़ती हो। भाभी हाथ को झटक कर बोली, छोड़ो, मैं तो आग ही लगाती, तुम तो पानी बरसाते हो, बरसाओ खूब पानी। भैया, परंतु यह क्या तुम्हारी ही प्रेरणा ना थी? मेरी प्रेरणा? मेरी प्रेरणा के बिना कुछ होता भी है? भैया, इसकी तो आशा भी नहीं है कि सब कुछ किसी एक ही व्यक्ति की प्रेरणा के अनुसार हो। मैं चाहती भी नहीं हूँ। इस लंबे विवाद का अंत मैंने ही किया। मैंने सामने आकर कहा, भाभी, मूली और आलू गोभी के साथ कोई दाल भी होगी? और नमक शायद तो बिल्कुल नहीं है। भाभी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, परंतु उठकर मेरे साथ चल दी। भैया ने भी उन्हें रोका नहीं। इस घटना के तीसरे ही दिन संध्या समय बड़े भैया ने मझले भैया को बुलाकर कहा, देखो श्रीधर, वह जो गंगा चरण जी की लड़की है सो तो तुम्हारी देखी वाली है। हाँ है तो, मझले भैया बोले। बड़े भैया, तो यही कि मैंने उसके पिता से तुम्हारे विवाह की चर्चा की थी। वे तैयार है। सो भैया, अब तुम्हारी भावरे मुझे इसी अगन में डाल देनी है। परंतु मैं तो विवाह के झंझट में पड़ना नहीं चाहता। मझले भैया कहकर एक और खड़े हो गए। बड़े भैया कुछ देर चुप रहकर निश्चय के दृढ़ता से बोले, लेकिन उसमें पड़े बिना भी तो उद्धार का कोई दूसरा उपाय नहीं। मैं जाकर कटरा के आसपास कहीं रहूंगा। देवधर अलग है, तुम्हें ही इस घर में सदा रहना, यही समझकर मैंने पक्की पौड़ी कर दी है। भैया श्रीधर की गंभीर उदासी और चिंतित आकृति से जो कई दिन तक उनके चेहरे पर बनी रही, मैं मन ही मन बड़ी दुखी थी। जैसे वे असमंजस के भंवर में डोल रहे हों, जैसे उन्हें किसी निश्चय का बलवान सहारा न मिल रहा हो। उनके कमरे को बुहारते समय अधजला एक कागज का टुकड़ा मेरे हाथ पड़ गया। ये कौन से कागज जल गए, यह देखने के लिए मैंने उठा लिया। ना जाने कब का लिखा मझली भाभी के पत्र का वह अंश था। मालूम पड़ता है अपनी स्वर्गीय पत्नी की स्मृति को वे अंश को अभी तक सुरक्षित किए हुए थे। उसी स्मृति चिन्ह को आज उन्होंने दीपक की भेंट कर दिया। मेरी आंखों के सामने उनके हृदय की अनेक करुण मधुर भावनाएं साकार हो गई।
जी में आया कि थोड़ी देर बैठकर जी भरकर रो लूं। पत्नी के मरने के बाद उनका चेहरा कभी इतना विवर्ण देखा नहीं गया था। प्रतीत होता है कि एक भयानक संघर्ष उनके जी में चल रहा है, किंतु घटनाओं के चक्र को किसने रोका है। विवाह हो गया। एक 16 वर्ष की वधू और घर में आ गई। उम्र में 1 वर्ष छोटी परंतु संबंध में बड़ी अपनी उस नवीन भाभी को पाकर मैं एक नई दुनिया का अनुभव करने लगी। बड़ी भाभी ने नवागत वधू को संबोधन करके कहा, लो इस घर बार को संभालो। मैं इस गृहस्थी का बोझ उठाते उठाते इस उम्र में बूढ़ा हो गई हूँ। कुछ दिन इससे छूट जाऊंगी तो सुख की सांस ले सकूंगी। मझली भाभी ने सुशील और शिक्षित वधू की तरह उत्तर दिया, परंतु जीजी आपको छोड़ने ही देगा कौन देगा। बड़ी भाभी, छोड़ने की बात तो जाने दो, कहो रोक ही कौन लेगा। उनके जी में जाने आ गई है तो हम जाएंगे ही। अब तक लौंडी बादी की तरह बहुत काम कर लिया, परंतु सबकी नज़र में राज ही करती रही हूँ। सो अब कुछ दिन राजपाट छोड़कर गरीबों का जीवन भी जी कर देख लूँ। मछली भाभी, परंतु जीजी। बड़ी भाभी, उसे छोड़ो, 2-4 दिन में घर गृहस्थी से परत जाएगी, तब जी लगा रहेगा। फिर तुम्हारी देवरानी तो पास ही रहती है, शायद वही खींच कर आ जाए। और आ भी क्यों ना जाएगी, एक मैं ही तो जहर की पुड़िया हूँ, मेरे पास कोई क्यों आए। मझली भाभी, नहीं दीदी यह सब कैसे हो सकता है। बड़ी भाभी, हो क्यों नहीं सकता, होनहार को कौन रोक सकता है, वह होकर ही रहेगा। धीरे धीरे यह निश्चय हो गया कि भैया चले ही जाएंगे। क्या क्या ले जाएंगे, क्या नई बहू के लिए पुराने मकान में छोड़ जाएंगे, यह सब शायद बड़ी भाभी ने सहेज लिया। तभी तो 2-3 दिन बाद ही उन्होंने कुंजियों का गुच्छा जो सदा उनके आंचल में झूलता रहता था, जो उनके गृह स्वामिनी होने का सबूत था, नई बहू को सौंप दिया। इतनी तटस्थता और इतने वैराग्य से उन्होंने कभी लोहे की इन चाबियों को न देखा था। आज वे एक बड़े भार को जैसे अपने कंधों से उतारकर अलग हो गई। मेरे गौने की बात थी, परंतु उसमें एक विघ्न आ पड़ा। मेरे ससुर के परिवार में गमी हो गई, गौने का मुहूर्त टल गया, परंतु मैं कहाँ रहूं। यह प्रश्न शायद बड़े भैया के मस्तिष्क में घूम रहा था। अपने कर्तव्य के प्रति वे सदा से सतर्क रहे हैं, यद्यपि नौकरी या अन्य कोई काम न करके सदा उनकी गिनती निठल्लों में ही होती रही। बड़ी भाभी के नजदीक तो उनका जीवन दास्ता की सतह से शायद ही ऊंचा रहा हो। मालूम पड़ता था बड़े भैया मेरे लिए कुछ निश्चय नहीं कर सके। अपने साथ ले जाकर बड़ी भाभी से मेरा मोर्चा लगवाना वे शायद पसंद ना करते हों, या नई बहू के साथ छोड़ देने में मेरे मन की भावनाओं को ठेस लग सकती है, यह सोचते हों। उनके मन की बात तो मैं कैसे कह सकूं, परंतु हाँ, कुछ इसी तरह का असमंजस पड़ रहा था। मेरे लिए बड़े भैया ने सदा इसी प्रकार गंभीरता से सोचा है, सदा ऐसा ही प्रयत्न किया है कि मैं सुखी रह सकूं। घर में सबके ऊपर नियंत्रण रखने की दृढ़ता दिखाकर भी उन्होंने सदा मुझे स्वच्छंदता दे रखी थी। लड़कियां तो 4 दिन की मेहमान हैं, उनका मन क्यों मारा जाए, यह कहकर उन्होंने सदा मुझे भाइयों से अच्छी तरह रखा। उनके इसी असीम स्नेह के कारण मैं भी उनके हृदय के बहुत समीप पहुंच सकी। उनके हृदय की उथल पुथल को मैं जैसे बहुत जानती हूँ। मेरे संबंध में उनका अंतिम निर्णय इस बात का सबूत है कि वह उनके मस्तिष्क को बेचैन किया था, परंतु निर्णय एकदम असंभावित होकर भी मेरे मनोनुकूल नहीं हुआ। भैया ने कह दिया बीनू अपनी छोटी भाभी के साथ रहेगी। बड़ी भाभी के सामने उनका यह प्रस्ताव अनुचित था, जो उन पर कटुता का लांछन लगाकर अलग जाकर रही है, जिसने उनके बड़प्पन की अवहेलना की है, जिसने चलती हुई गृहस्थी में इतने बड़े परिवर्तन को उपस्थित किया है, जिसने वृद्धावस्था में बड़े भैया को रोजी तलाश करने के लिए घर बार छोड़ने की नौबत ला दी, उसी को कि इतना बड़प्पन दिया जाए कि दुनिया वाले कहें कि बेचारी भतीजी और ननद दोनों को रखती है। बड़े भैया और मझले भैया से इतना भी ना हुआ कि 2-4 महीने बहन को ही रख लेते। बड़ी यही सब सोचकर बड़ी भाभी ने कहा, मैंने तो सब तैयारी कर ली थी, सब लोग वहीं चलते, परंतु यदि यही रखना है तो नई बहू के पास ही क्यों ना रखें, यहाँ कोई भी नहीं है, बहू को कुछ मालूम भी नहीं। भैया ने विवाद नहीं उठाया, बोले अच्छी बात है, जैसा समझा करो। आगे कोई बात ना चली। इससे यही निश्चय प्रतीत होने लगा कि मुझे ये कहीं आना जाना नहीं, नई बहू के साथ ही रहना होगा। परंतु जब बड़ी भाभी के जाने का समय आया और सामान गाड़ी पर रखा जाने लगा, तब नई बहू ने आकर कहा, जीजी खाली गांव का राज्य लेकर मैं क्या करूंगी। छोटी बहू को जो कुछ मिला लेकर अलग हो बैठी, बाकी आप लिए जाते हो। टूटी खाटे और फूटे कटौते जी किसके लिए छोड़े जाते हो, इन्हें भी लेती जाओ ना। बड़ी भाभी वज्राहत सी खड़ी सुनती रही। उनका चेहरा जल बुनकर राख हो गया, परंतु मुंह से एक शब्द भी ना निकला। नई बहू एक बात कहना भूल गई। मेरा जी होता था कि उनकी ओर से इतना मैं और जोड़ दूं, और ऊपर से खाने के लिए एक ढींगरी भी छोड़ी जाती हो।
बहुत देर में सांस लेकर बड़ी भाभी ने कुछ कहने का उपक्रम करना चाहा। वे बोली, बहू क्या कहती हो? ये संदूक और यह सामान पड़ा है, जिसमें रकम समझती हो उसे रख लो, मैं मांग कर खा लूंगी। तुम समझती हो बड़ी बहू संपत्ति छिपाए लिए जा रही है? मैं धन की ऐसी भूखी नहीं, अगर होती तो आज तुम्हें इस देरी के दर्शन भी ना होते। नई बहू ने उसी प्रकार किंतु शांत भाव से कहा, मुझे तलाशी थोड़े ही लेनी है, मैं तो बात कहती हूँ जीजी। उन्होंने इतने दिनों से कमाया है, सबके मुँह से यही सुन रही हूँ। वह सब गया कहाँ? बड़ी भाभी, तुम्हें तलाशी नहीं लेनी तो देवर से कह दो, वे सब वस्तु संभाल लेंगे। मझले भैया देर से कहीं बाहर गए थे, बड़े भैया भी घर में ना थे। वे गाड़ी के पास खड़े राह देख रहे थे। इस आकस्मिक कांड का किसी को गुमान भी ना था। सामने से मझले भैया को आते देखकर नई बहू ने घूंघट काट लिया और बड़ी भाभी उनके सामने चुनौती सी देती हुई बोली, लाला जी लो, यह सामान पड़ा है, अच्छी तरह देख लो मैं क्या क्या लिए जाती हूँ। तुम्हारी बहू के लिए घर में टूटी खाटे और फूटे कटौते छोड़कर तो मैंने सभी कुछ बांध लिया है। मेरा अनुमान गलत था, किसी को इस घटना का गुमान भी ना होगा, पर देखती हूँ नई बहू को उनसे बातचीत हो चुकी थी और संभवतः उनसे रुष्ट होकर ही उन्होंने यह प्रहार करने का सुयोग निकाल लिया था। मझले भैया ने कहा, भाभी यह क्या कहती हो? यह घर किसका है? यह सामान और किसका है? तुम्हारा अधिकार है, तुम चाहे जो चीज ले जाओ, चाहे जो छोड़ जाओ। फिर तुम जा ही कितने दिनों के लिए रही हो? यह सुनकर बड़ी भाभी के हृदय का बांध खुल गया। वे रो पड़ी। मुझे भी रुलाई आने लगी। मझले भैया ने फिर कहा, भाभी तुम बड़ी हो, हमारी माता के समान हो। नई बहू इस स्नेह के नाटक को बर्दाश्त न कर सकी। वे पैर झमझमाती हुई घर के भीतर चली गई। उनके चले जाने के बाद भी उनके रोष की छाया उस स्थान को शुद्ध किए रही। बड़ी भाभी ने अपने को रोककर कहा, लाला जी हम सब एक हैं, पर बहू के लिए तो जब तक वह कुछ दिन रह न ले यही नहीं सोचा जा सकता, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। भैया, नहीं भाभी, यह भी कोई समझने की बात है क्या? इतना नहीं समझती? भाभी, समझती तो ऐसी बात मुंह से ना निकालती। भैया, मैंने तो पहले ही मना किया था, भैया ने ना माना, उसका फल सामने है। मेरा तो सिर नीचा हुआ जाता है। भाभी मुझे क्षमा करो। भाभी तुम जुग जुग जियो, मेरी आत्मा तुम्हें आशीष दी है। तुम्हारा कोई अपराध नहीं लाला जी, अपराध तो बहू का भी नहीं है। वह ठीक ही कह रही है। मुझे क्या अधिकार है कि जीवन भर यहाँ खाऊं, खर्च करके भी जाते समय, और इतना सामान ढोकर ले जाऊं? भैया बस करो भाभी, बहुत हुआ, अब मुझे आज्ञा दो, सामान ले चलकर गाड़ी पर रखूं। भाभी, पहनने के कपड़ों को छोड़कर मेरे साथ अब कुछ भी नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं। भैया, नहीं भाभी, भाभी मैं ठीक कह रही हूँ। बहू को यह जतला देने का यही उपाय है कि मैं कुछ ना ले जाऊं, इससे वह समझ लेगी वह और यह घर भिन्न नहीं है। भैया, उसे अधिकार क्या है यह सब कहने सुनने का और समझने का? भाभी, अधिकार की बात बतानी नहीं पड़ती, उसकी तो स्वतः स्मृति होती है। भाभी ने बक्सा खोलकर अपने बड़े भैया के और बच्चों के कपड़े निकाल दिए, उन्हें एक पोटली में बांध लिया। बक्सों की चाबियां मझले भैया के आगे पृथ्वी पर फेंक दी और कहा, ये लेकर बहू को दे देना, देर हो रही है। मझले भैया चाबी वापस फेंक कर बोले, ना ना भाभी, यह क्या करती हो? कहीं ऐसा हो सकता है किसी के कहने से तुम अपना अधिकार छोड़ दोगी? तुम्हें मेरी सौगंध। अच्छा लाओ, मैं बहू को ही संभाल देती हूँ। कहकर भाभी ने चाबी ली और भीतर की ओर रुकते रुकते चली गई। बहू किवाड़ों के पास खड़ी थी, उसके ऊपर चाबी का गुच्छा फेंकते हुए बोली, लो बहू, सब सामान संभाल लेना, मैं खुद ही अंधी होकर सब कुछ बटोरे लिए जाती थी। बहू कुछ ना बोली, चाबी पैर से ठुकराकर खड़ी रही। इधर मझले भैया कह रहे थे, मेरा मुंह देखो भाभी, अगर तुम मुझे रोको मैं कल ही सब सामान वहां डालाऊंगा। भाभी, नहीं लाला जी, तुम्हें अपने बड़े भैया का बुरा देखना पड़े जो तुम इस बात को बोलो भी। मैं भी यह जानना चाहती हूँ कि वे किस प्रकार गृहस्थी चलाते हैं। भूगो तो मरने से रही, ऐसी नौबत आने पर तो इसी देरी पर आना है। अपनी चीज अपने घर छोड़ जाते मुझे रंज भी दूसरा विचार नहीं हो रहा। मझले भैया, भाभी यह मेरे ऊपर अन्याय है, मेरे हृदय को जलता हुआ छोड़ जाने का तुम्हें अधिकार है। भाभी ने कुछ नहीं सुना, वे जल्दी जल्दी चलकर गाड़ी पर जा बैठी। मझले भैया वहीं पृथ्वी पर बैठ गए। उनके मुंह से इतना ही निकला, उफ। बड़ी भाभी सब कुछ छोड़कर विजय श्री से उज्जवल हो उठी और मझली भाभी सब पाकर भी बुझी हुई राख की भांति मलिन हो गई। ऐसा मालूम पड़ा जैसे उनके मुख पर किसी ने कालीमा पोत दी हो। उस संध्या को किसी ने कुछ खाया पिया नहीं। मेरी एक बार भी इच्छा नहीं हुई कि मैं अपने कमरे से निकलकर घर में फैली हुई निस्तब्धता को भंग करूं। उस दिन मझली भाभी भी अपने पैरों के आभूषण की झनकार को मौन में लपेटे हुए धीरे धीरे जाकर पड़ी रही। कोई किसी से बोला तक नहीं।